नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना के खिलाफ कारगर लड़ाई शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। पीएम मोदी देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही कोविन ऐप जारी किया जाएगा जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का रियल डेटा बेस रहने वाला है। टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3000 वैक्सीन सेंटर जुड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और तैयारियों को लेकर चर्चा की है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला टीका हरिदेव यादव को लगाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें परिवार को मनाने में सफलता हासिल हुई है। हरिदेव फिलहाल जेपी अस्पताल में सुरक्षाकर्मी हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले टीका लगवाने की उन्हें खुशी है। उनका कहना है कि जब वे टीका लगवाकर पीएम मोदी से बात करेंगे तो खुशी और बढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत उत्साह से भरा हुआ मैडम, बहुत खुशी है मुझे। किस बात की खुशी है आपको? मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सबसे पहला वैक्सीन जो कोरोना से जिसका डर खत्म होने वाला है वो मैं लगवा रहा हूँ। जी जी। तो परिवार के मन में कहीं थोड़ा सा डर था इस टीका लगवाने को लेकर, आपने अपने परिवार को कैसे समझाया? मैं जैसे ही यहाँ से घर पे गया कल 2 बजे तो मैंने पत्नी को बताया तो पत्नी थोड़ा घबराने लगी, लेकिन तब उसको सब समझाया तो वो मान गई कि हाँ ठीक है। बच्चे मान गए? हाँ, बच्चे भी मान। भोपाल में हमीदिया के हाउसकीपिंग स्टाफ से धर्मेंद्र, सुनील और नूरजहां को सबसे पहले कोविड टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में ये वैक्सीन लगेगी। पहली डोज पहुंच चुकी है और अब कल टीकाकरण पूरा है। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान लगातार सेवाएं इनके द्वारा दी गई हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया संवारा गया है। और वाकई में कि जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त अब आने वाला है, वो पल आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है, तो उसका हर कोई साक्षी भी बनना चाहता है। और उस दौर में सकारात्मकता किस तरह की नजर आ रही है ये आपको इन तस्वीरों से समझ आता होगा। जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं एसीएस के निर्देशानुसार जो निर्देश दिए उसको लेकर सारे पूरे किए, मापदंड का पूरा किया गया है। सजावट क्योंकि ये पहले बार सब में उत्साह है। कोरोना के लिए जो कार्य काम किए हैं, जीवन जोखिम डाल के सारे स्वास्थ्यकर्मी, उनके भयंकर उत्साह है। कुछ नहीं बहुत सारा स्वागत किए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हरदेव को पहला टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण को लेकर टीकाकरण के कमरे से लेकर बाहर तक का साज सज्जा की गई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पूरा सेंटर नजर आ रहा है। उज्जैन में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में टीकाकरण के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर वैक्सीनेशन सेंटर को खूब सजाया गया है। अपने यहाँ उज्जैन में कल से 5 सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं, 3 ग्रामीण क्षेत्र के, 2 शहरी क्षेत्र के। धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ेंगे। हर सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और उनको अग्रिम सूचना पहुंचा दी गई है या पहुंचा दी जाएगी आगे। कितने डोज लगाए जाएंगे, कितने दिन के अंतराल में लगाए जाएंगे? 2 डोज लगाए जाएंगे और 28 दिन के अंतराल में लगाए जाएंगे। कभी किसी को कोई समस्या की वजह से 28 दिन में सेकेंड डोज नहीं लगे तो 15 दिन का टोकन पीरियड है। दिल्ली दौरे पर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सौजन्य मुलाकात हुई है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं में बेहतर काम कर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों की सिविल रेटिंग नहीं होने की वजह से बैंक कर्ज नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री से सिविल रेटिंग खत्म करने की मांग की है। निर्मला सीतारमण ने इस पर सहमति भी दे दी है। वो रेटिंग वेटिंग होती नहीं, लोन कितना वापस कर सकेगा स्ट्रीट वेंडर वगैरह के लिए।
तो मैंने निवेदन किया कि वो सिविल रेटिंग स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं होनी चाहिए। मैडम ने उसके लिए सहमति व्यक्त की है, वो बैंकों से बात करेगी। और कोरोना ने केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी आर्थिक कमर तोड़ी। मध्य प्रदेश हर साल 10 से 12% वृद्धि करता था, लेकिन पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपए इस बार हमको अभी कम मिले। और इसलिए हमने आग्रह किया कि जिन राज्यों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है उनको 1% और अतिरिक्त बोरो करने की अनुमति मिल जाए। 660 करोड़ रुपए हमने मांगे थे, 1600 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, उसमें से 330 करोड़ हमको मिल गए थे। 330 करोड़ रुपया और अभी वो रिलीज कर रहे हैं। फिर हमने ये आग्रह किया कि हमने 1600 करोड़ मांगे तो शेष राशि भी रिलीज की जाए। मुझे बताती हुई खुशी है कि मैडम ने 660 करोड़ रुपया और अतिरिक्त देने का मध्य प्रदेश को फैसला किया है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। तो मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि कोई भी संपार फाटक, मतलब जिसको आदमी खोलता बंद करता है, वो नहीं रहेगा। और जहाँ ऐसे फाटक है वहाँ आरओबी या अंडर ब्रिज से जहाँ काम चल सकता है अंडर ब्रिज बनाएंगे। कुल 105 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं। और आज मैंने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया कि वो 50% क्योंकि केंद्र सरकार देती है आरओबी में, 50% राज्य सरकार देती है, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि वो अगर इनको स्वीकृति दे देंगे तो राज्य सरकार अपने बजट में आरओबी के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेगी। हमारी कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये सारे आरओबी या जहाँ अंडर ब्रिज बन सकते हैं, अंडर ब्रिज में उन्होंने कृपापूर्वक कहा है कि वो रेलवे ही बना देगा, मध्य प्रदेश का पैसा नहीं लगेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि आगे आने वाले 2 साल में कोई भी संपार फाटक जिसको आदमी खोलता बंद करता हो वो ना रहे। सतना के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर विंध्य प्रदेश को बनाने की मांग की है, अलग करने की मांग की है और इस बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स का काट चल दिया है। नारायण त्रिपाठी जल्द ही अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। भोपाल में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी भी छोटे राज्यों के पक्षधर थे, लिहाजा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। जो मुहिम है विंध्य प्रदेश हमें हमारा लौटा दो, इस मुहिम पर कोरोना काल के पहले भी हम इसमें बहुत काम कर चुके थे। विंध्य में कई जगह मैं दौरा कर चुका था, लोगों से मिल चुका था। विंध्य प्रदेश की बनाने की जरूरत है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये एक दिन में हम ज्ञापन देंगे और ये विंध्य प्रदेश बन जाएगा। कमलनाथ की सरकार थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मिले था, तब भी मैं इन बातों को करता था कि मैहर को जिला बनाना है और विंध्य प्रदेश बनाना है। मैं आज भी सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी इस संबंध में एक आध बार बात कर चुका हूँ। हम बिल्कुल चाहेंगे कि अटल जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जाए। इस आंदोलन को मैं विंध्य प्रदेश के एक एक जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके हवाले इस आंदोलन। मध्य प्रदेश में अब शराब की बिक्री ऑनलाइन होगी। सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसको लेकर वाणिज्य कर विभाग ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है। सीएम शिवराज की हरी झंडी के बाद प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार शराब के जरिए अपनी आय को बढ़ाने के लिए और शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए अब ऑनलाइन शराब की बिक्री की तैयारी में है। शराब की बिक्री रोकने के लिए ऑनलाइन शराब की बिक्री अभी सारी चीज़ें प्रक्रिया में है, अभी सारी चीज़ें प्रक्रिया में है, अभी उस पर विचार चल रहा है। अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन विचार चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किस तरीके से की व्यवस्था होगी यदि ऑनलाइन शराब की बिक्री की अनुमति? अब वो सब सामने आएगी और अब उस पर पूरा मंथन किया है और मुझे लगता है कि विभाग की मंशा भी इसमें यह है कि भाई
अभी जिस प्रकार से ये सारी शासकीय शराब की दुकानें भी है, कई जगह इस प्रकार की जो भी ये घटना हुई है, मुरैना की बहुत दुखद घटना हुई है, इन सब बातों को लेकर के हम कहीं ना कहीं विभाग में क्या ठीक हो सकता है, इस प्रकार की गड़बड़ें कैसी रोकी जा सकती है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। नई आबकारी नीति में कुछ प्रावधान करेगी सरकार इसके लिए? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उस पर पूरी तरह से हमारा विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, विभाग में हम बैठ करके पूरी बात कर रहे हैं, जैसा भी होगा वो ठीक होगा। तो प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सरकार और सख्ती करने जा रही है और मुमकिन है कि नई आबकारी नीति में कई नए प्रावधान जोड़े जाएं। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मुरैना शराब कांड के बाद हरकत पे आई ग्वालियर पुलिस अब अवैध शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने बिदरवार के केरुआ मियापुर में छापा मारा। वहां से 10,000 लीटर लहान और 5 लाख की शराब जब्त की है। आगे बढ़ते हैं खबर देवास से, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में धनीघाटी में आबकारी विभाग ने शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट कर दी। वहीं जहरीली शराब कांड के बाद सरकार अलर्ट पर है। मुरैना कांड की जांच कर रहे राजेश राजौरा इस मामले में 18 जनवरी को रिपोर्ट पेश करेंगे। राजौरा ने कहा कि सरकार शराब नीति और आबकारी एक्ट में बदलाव कर सकती है। अवैध शराब को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मुरैना कांड की जांच के लिए सरकार ने एक 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जिसने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। वहीं जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घटना घटित हुई है, इस घटित घटना में जो है वो जो तथ्य निकल के सामने आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, परंतु कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट परिलक्षित हुई है कि ओवरप्रूफ अल्कोहल की अवेलेबिलिटी जो है वो इस प्रकार की बॉटलिंग के जो प्रयास हो रहे हैं गांव में, उनमें काफ़ी बड़ी है। इसको किस प्रकार से रोका जाए, एक्साइज एक्ट में क्या परिवर्तन किए जाएं और किस प्रकार से इन्फोर्समेंट जो है वो स्पूरियस लीकर का ये किस प्रकार से इस पे कंट्रोल किया जाए, इन विषयों पर हम लोगों ने काफ़ी तहकीकात की है और इसके आधार पे हम अपना जो भी प्रतिवेदन होगा वो 18 तारीख को राज्य सरकार को प्रस्तुत। मुरैना शराब कांड पर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता लाखन सिंह यादव और फूल सिंह बरैया मुरैना के मानपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और इस घटना के लिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। 24 लोग यहाँ पर शराब पी करके शहीद ही हुए हैं, वो तो हम तो उसको शहीद का दर्जा देंगे। और मुख्यमंत्री या उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबल लीडर यहाँ नहीं आया है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जैसे एफआईआर में बीजेपी के नेता का भी नाम है, और यही नहीं, ये चुनाव के लिए कई नेताओं ने, इनके बीजेपी के नेताओं ने एडवांस दे करके ये बनवाई है, नहीं तो इतनी शराब यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। जब तक इसमें बड़े लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कई पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि ये सरकार यदि कार्रवाई करेगी तो मुझे लगता है इस तांडव पे कुछ रोक लग पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जबलपुर से। जबलपुर हाईकोर्ट में बर्ड फ्लू के मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी मांगी है।
नोटिस जारी किए हैं इस याचिका में, इस जनहित याचिका को सुनने के बाद मेरे आर्गुमेंट्स, और सरकार से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की जाए। क्योंकि पहले जब 2006 में बर्ड फ्लू आया था तो मैंने अपनी याचिका में वो कमेटी की रिपोर्ट लगाई है कि वो हाईकोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो यहाँ के साइंटिस्ट थे, मध्य प्रदेश के उन साइंटिस्ट ने बैठ के 5 लोगों ने ये कहा था कि ये रिकमेंडेशंस हैं हमारे, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन रिकमेंडेशंस को कुछ नहीं किया गया और वो अभी तक उसकी कंप्लायंस ही नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट से पूछा गया 1 हफ्ते के अंदर ये जवाब दें कि उस रिकमेंडेशंस का क्या हुआ और वो क्यों नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं रिकमेंडेशंस को, और इसके बाद अब ये केस जो है अगले सप्ताह। जबलपुर के जयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज के अभाव में एक युवक 1 घंटे तक अस्पताल के बाहर तड़पता रहा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला क्योंकि उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। बाद में स्वास्थ्य केंद्र के ही एक कर्मचारी ने युवक को एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सीएमएचओ ने इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर को नोटिस जारी किया है। भोपाल में घायल बाघ का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वन विहार के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आदमखोर बाघ की सर्जरी भी की जाएगी। बाघ के पैर में गंभीर चोट के निशान है, वहीं उस पर एक गंभीर घाव भी है उसके सिर पर, जिसमें 3 फ्रैक्चर दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद बाघ को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश वन विभाग की टीम करेगी। अब बात सिवनी की, जहां पर पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई। वन विभाग की टीम को टाइगर रिजर्व के गुमतारा रेंज के खापा नाले के पास बाघ का 2 दिन पुराना शव मिला है। फिलहाल बाघ की मौत के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,01,00,000 रुपये की समर्पण निधि दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 लाख रुपये की चंदा दान किया है। आज से शुरू हुआ राम के काज के लिए अभियान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से धन संग्रह अभियान शुरू हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और बीएचपी ने पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,01,00,000 रुपए का समर्पण निधि दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। सीएम शिवराज ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख को 1 लाख रुपए का चंदा सौंपा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर राम मंदिर निर्माण के लिए अपने वेतन से 1,11,111 रुपए दिए। इसके अलावा भारत भक्ति अखाड़े की संस्थापक होने के नाते अखाड़े की तरफ से 11,11,111 रुपए सहायता राशि दी है। राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए समाज का हर तबका बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। देश भर में चंदा दिया जा रहा है। विदिशा में किन्नर समाज ने भी लाखों रुपए का दान दिया है। गंज बसौदा में मुन्ना किन्नर ने 5 लाख रुपए और विदिशा के रत्ना किन्नर ने 5,51,000 रुपए का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद को सौंपा। एमपी में 6.5 करोड़ की आबादी तक पहुंचने के लिए 60,000 टोलियां मध्य भारत, मालवा और महाकौशल प्रांत में तैनात हैं। श्री राम मंदिर धन संग्रह अभियान में 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का दान देने वालों को पर्चियां दी जाएंगी। 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा देने वालों को रसीद दिया जाएगा। दिलचस्प ये है कि राम मंदिर निर्माण के लिए एमपी में कांग्रेस भी धन संग्रह के लिए निकल चुकी है। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलेगा।
इस दौरान 5 लाख से ज्यादा गाँवों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। इस चंदे के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।